हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। इससे पहले हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो हो चुका है, जिसमें कि हम लोग पुर्तगाली कंपनी, सबसे पहले कंपनी का आगमन क्यों हुआ, 1498 में ही क्यों हुआ। वास्को डिगामा जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया, तो वो 1498 में ही क्यों आया, 1498 में ही क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं आया और उसके बाद क्यों नहीं आया। तो ये सब पूरा डिटेल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पहले से पता है तो फिर देखने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम अपने क्लास पे आते हैं। तो आज हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसके बाद हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, वो भी युद्ध हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष अगर देखेंगे, स्थापना वर्ष तो ये डेनिश का 1616 ईस्वी में था, ठीक है। 1616 ईस्वी में स्थापना वर्ष। और इसका अगर देखिए मैं पिछले वाले क्लास में बताया था कि कंपनी का आगमन और स्थापना दोनों अलग अलग है, ठीक है। स्थापना में देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले पुर्तगीज़ कंपनी का स्थापना हुआ था, फिर ब्रिटिश का हुआ था, फिर डच का हुआ था, फिर डेनिश का हुआ था। लेकिन आगमन का बात करेंगे तो पुर्तगीज़ के बाद फिर डच भारत आए थे, ठीक है। फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, ठीक है। तो स्थापना का अगर क्रम एग्जाम में अगर रहे कि स्थापना का क्रम, तो स्थापना का क्रम ये रहेगा और आगमन का क्रम रहेगा फिर पुर्तगीज, फिर ये डच, बीच में हो जाएगा पुर्तगीज डच ब्रिटिश और डेनिश, ठीक है। इस तरह से होगा। और ये फ्रांसीसी स्वीडिश, ये तीनों एक साथ ही रहेगा, ठीक है, स्थापना और आगमन दोनों में। लेकिन इसका अगर बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। स्थापना में ये देख लीजिए ESTD यानी कि इस्टेब्लिश्ड का है, ठीक है। स्थापना मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे, स्थापना वर्ष, ठीक है। और आगमन का तो पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे आते हैं। देखिए EIC ईस्ट इंडिया कंपनी सभी में, जैसे कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगा, EIC ही क्यों लगा? इसका शॉर्ट फॉर्म है EIC, लेकिन फुल फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगा? वेस्ट भी लग सकता था, नॉर्थ भी लग सकता था, साउथ भी लग सकता था। तो इसका मैंने इसके पहले जो एक वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगने का क्या कारण था वो भी मैं आप लोग को डिटेल कर दिया हूँ। अब चलिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं कि ब्रिटिश के बाद ये भारत में इस कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। ब्रिटिश के बाद 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना वर्ष याद रखेंगे। पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो तंजौर, ठीक है, तंजौर, ठीक है, तंजौर के त्रावणकोर में ये पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में हुआ। अगर दूसरी फैक्ट्री का बात करते हैं तो 1676 ईस्वी में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, सेरामपुर, ठीक है, सेरामपुर। और ये कहाँ है, बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सेरामपुर में किस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सेरामपुर में, ठीक है। अब देखते हैं 1745 में, ठीक है। ये अपनी सारी फैक्ट्री किसे बेच दिया, ब्रिटिश को बेच दिया। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार तो इसमें था ही और ये नकली सामान बहुत ज़्यादा बनाता था, तो इसलिए। और ये क्या करता था कि ये मतलब ब्याज पे पर पैसा लेकर के, इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के ये बहुत ज़्यादा अपना ये काम करते थे, जिसके कारण ये कर्ज में भी बहुत ज़्यादा दब चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी ने डेनिश से इसका सारा, क्योंकि ब्रिटिश ने ही इसे बहुत सारा पैसा कर्ज पे दिया हुआ था। अब कर्ज चुकाने के लिए तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिसके कारण डेनिश ने इसे अपनी जो भारत की जितना भी इसका जगह था, ठीक है, वो सभी ब्रिटिश को बेच दिया, ठीक है। देखिए जगह है भारतीय का, लेकिन कौन किसको बेच रहा है, जैसे कि पुर्तगीज की एक राजकुमारी थी, ठीक है, और
ब्रिटिश का एक राजकुमार था, शादी हुआ कहाँ, लेकिन मुंबई दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह का बात था कि ज़मीन किसी और का और गिफ्ट कोई और दे रहा है, ले कोई और रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 1745 ईस्वी में 1745 में अपनी ये सारी फैक्ट्री किसे बेच दिया, तो ये ब्रिटिश को बेच दिया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्ट्री किसे बेचा था, तो ये ब्रिटिश को बेचा था एवं ये भारत फिर छोड़ करके चले गए। ठीक है, ये फिर भारत में फिर ये टिक नहीं पाए। तो स्थापना वर्ष ये आप लोग को याद रखना है, स्थापना वर्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेनिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो स्थापना वर्ष, सेरामपुर और त्रावणकोर ये सब पूछता है। अब फ्रांसीसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां वहाँ का ये शासक था। ठीक है, और उसके मंत्री था कॉलबर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, 1664 में, यहाँ भी जैसे देखिए 1664 है फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, तो कॉलबर्ट ने, जो कि लुई 14वां का मंत्री था, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, और इस कंपनी का नाम भी हुआ। ठीक है, जैसे कि हर कंपनी का नाम था, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में जो हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भी नाम मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ब्रिटिश कंपनी का भी नाम है, और ये फ्रांसीसी का भी नाम है। तो जो वो पिछले वाला वीडियो देखे हैं, तो आप लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका नाम क्या था, क्योंकि नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नाम क्या था, कंपेन देश इन द से ओरिएंटलेस। ठीक है, ओरिएंटलेस, ठीक है, ओरिएंटलेस। ठीक है, ये आपको याद रखना, कंपेन देश इन द से ओरिएंटलेस। ठीक है, ये आपकी कंपनी, ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। ठीक है, अब देखिए यह कंपनी वित्तीय साधन के लिए किस पर ये निर्भर था, तो राज्य पर निर्भर था। ठीक है, वित्तीय साधन के लिए, यानी कि पैसा वैसा के लिए इस कंपनी के पास अपना पैसा नहीं था, तो ये अपने वित्तीय साधन के लिए, यानी कि पैसे के लिए ये किस पर, राज्य पर निर्भर था। ठीक है, अब देखिए आते हैं आगे, तो ये 1667 ईस्वी में 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया था। ठीक है, ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांसीसी कंपनी का जो आगमन हुआ, तो वो किसके नेतृत्व में एक दल भारत आया था, तो फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो 1668 में। ठीक है, 1668 में सूरत में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहला ये व्यापारिक कारखाना 1668 में ये कहाँ खोला, तो सूरत में खोला। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, तो फ्रांसिस केरो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, फ्रांसिस केरो इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब आगे देखते हैं दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोला, दूसरी फैक्ट्री, तो ये मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। ठीक है, और मसूलीपट्टनम में डच भी अपना फैक्ट्री खोला था। ठीक है, पुलिकट और मसूलीपट्टनम में, तो ये फ्रांसीसी भी मसूलीपट्टनम में खोला। एक बार इसे रिवाइज करते तो देखिए, डेनिश अपनी दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में, और इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और पहली कहाँ, तो सूरत में। ठीक है, और ब्रिटिश ने भी सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, तो अभी आप लोग को अगर ये याद नहीं हो रहा है, तो 2-3 क्लास के बाद मैं पूरा मैप पर बताऊंगा कि कौन कंपनी कहाँ पर था, कौन कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर इस तरह से याद अगर नहीं हो पा रहा है, तो मैप से ज़रूर याद होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी मैप से ही याद किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मानचित्र से जल्दी याद होगा। अब देखिए ये दूसरी फैक्ट्री कहाँ, मसूलीपट्टनम में खोली। अब देखिए 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार, जो वालीकोंडापुर का था। ठीक है, वालीकोंडापुर का एक सूबेदार था जिसका नाम था शेर खान लोधी। ठीक है, शेर खान लोधी से ये पुद्दुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया था। ठीक है, पुद्दुचेरी, जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है, पांडिचेरी। ठीक है, तो इसे एक पांडिचेरी एक नामक एक गाँव को प्राप्त किया था। ठीक है, किससे, तो ये वालीकोंडापुर का सूबेदार था कौन, तो शेर खान लोधी। ठीक है, वालीकोंडापुर का एक सूबेदार था शेर खान लोधी, उससे इन्होंने एक पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो बाद में क्या, पांडिचेरी हुआ। ठीक है, जो बाद में पांडिचेरी हुआ। अब देखिए फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया था। फोर्ट लुई का निर्माण, ये उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 1674 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां ने एक स्थल फ्रांसीसी को दिया था। ठीक है, किसने, तो ये इंपॉर्टेंट है, शाइस्ता खां ने। ठीक है, बंगाल का एक, क्योंकि देखिए बंगाल में जितना भी जो कंपनी ने अपना कार्य किया, जो भी स्थापना किया, वो आप लोग को याद रखना ही रखना है, क्योंकि बंगाल उस समय का
बहुत मुख्य केंद्र था, व्यापारिक से भी और धन दौलत से भी बंगाल बहुत ज़्यादा एक मुख्य केंद्र बना रहा था। ठीक है, तो इसलिए जितना भी कंपनी था सबका एक फैक्ट्री बंगाल में स्थापित जरूर हुआ था, जैसे कि श्रीरामपुर बंगाल में डेनिस ने भी किया था। ठीक है, उसी तरह ये 1674 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान ने बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान ने एक स्थल फ्रांसीसी को दिया था। ठीक है, एक स्थल फ्रांसीसी को दिया था जहाँ पर चंद्रनगढ़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रनगढ़, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चंद्रनगढ़ की स्थापना 1690-92 ईस्वी में किया। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि 1674 ईस्वी में एक बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान ने, जिसने फ्रांसीसी को एक स्थल दिया। ठीक है, एक स्थल दिया और उसी स्थल पर 1690-92 के बीच उन्होंने एक चंद्रनगर नामक एक बस्ती स्थापित किया जहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री का संचालन किया। ठीक है, अब देखिए 1693 ईस्वी में 1693 में डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया। ठीक है, डच जो कि फ्रांसीसी से बहुत पहले आए थे, और डच और अंग्रेज, ठीक है, डच और अंग्रेज ये दोनों ने फ्रांसीसी को एक संयुक्त रूप से हरा दिया था और उससे पांडिचेरी छीन लिया था। ठीक है, जैसे कि देखिए 1693 में डचों ने, ठीक है, फ्रांसीसी से डचों ने ब्रिटिश के साथ मिल करके, ठीक है, क्योंकि अकेला उसका लड़ने का हिम्मत नहीं था, तो उन्होंने ब्रिटिश को साथ लेकर के तब पांडिचेरी फ्रांसीसी से छीन लिया। ठीक है, फ्रांसीसी से छीन लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 1697 में 4 साल के बाद एक रिजविक की संधि हुई। ठीक है, एक रिजविक की संधि हुई और रिजविक की संधि के तहत फिर पुनः फ्रांसीसी को पांडिचेरी वापस कर दिया गया। ठीक है, पांडिचेरी फिर वापस कर दिया गया। देखिए 1721 ईस्वी में इंपॉर्टेंट ये सब लाइन, 1721 में फ्रांसीसी ने मॉरिशस पर अधिकार किया, फिर 1724 में मालाबार यानी कि माही पर अधिकार किया। ठीक है, इतना एग्जाम में। अब देखिए इसके बाद जो है फ्रांसीसी कंपनी का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्नाटक का युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा अगर इसमें ऐड करते तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता, तो इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि संघर्ष आखिर में क्यों हुआ था, आखिर में कर्नाटक युद्ध होने का क्या रीज़न हुआ। तो देखिए एक तो यूरोप में तो झगड़ा चल ही रहा था। ठीक है, तो उस झगड़ा का असर यहाँ भी पड़ रहा था। तो असर पड़ने के बाद क्या हुआ कि भारत जो फ्रांसीसी कंपनी भी आए थे, जितना भी ये सारी कंपनी जितना भी भारत आए थे, सभी का प्रथम उद्देश्य क्या था पहले, कि व्यापार करना, यहाँ से अधिक धन कमाना। लेकिन उन्होंने यहाँ की कमज़ोर सत्ता भी देख करके और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे का पैर खींचने वाला था। ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने देख लिया गया कि हम लोग यहाँ पर शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने उसका उद्देश्य तो व्यापारिक था ही, लेकिन व्यापारी के साथ साथ अब वो लोग का राजनीतिक में भी दिलचस्पी ज़्यादा होने लगा। ठीक है, इसलिए होने लगा कि सब कोई अपना फ़ायदा देख रहा था। ठीक है, फ़ायदा इसलिए देख रहा था क्या कि जैसे कि डच ये कंपनी है, वो उसको शासक बनाया तो उसको ज़्यादा जगह मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकता है। उसका अगर कोई गलती भी करता है तो राजा उसको कुछ नहीं बोलेगा। सेम कंडीशन ब्रिटिश के भी साथ था, वो भी चाहते थे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब शासक के पक्ष में रहें कि हमें भी सहायता मिले और हमें भी कम से कम टैक्स में भूभाग मिले, हम लोग अधिक से अधिक धन अर्जित करें। तो उन्होंने मतलब वो लोग व्यापार तो कर ही रहे थे, व्यापार के साथ साथ वो लोग राजनीति में भी दखल अंदाजी देने लगे हैं, वहाँ के शासक में भी। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पहले तो आमने सामने नहीं आए। ठीक है, तो शासक के थ्रू ही एक दूसरे की बात हो रही थी। फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद राजनीतिक हित को देखते हुए, ठीक है, व्यापारी के साथ साथ राजनीतिक हित में भी वो लोग का एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद फिर दोनों कंपनी के बीच टकराव शुरू हो गया। टकराव शुरू होने के बाद कुछ लंबे समय तक चलने के बाद फिर एक परिणाम हुआ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक चलता है तो उसका कोई ना कोई एक न एक उसका रिजल्ट निकलता ही। रिजल्ट क्या निकला कि युद्ध, संघर्ष अब होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग के शासक के द्वारा कितना लड़ेंगे, अब हम लोग खुद अब सामने आएंगे। तो वो सामने आने का कारण हो गया। ठीक है, फिर एक संघर्ष शुरू हुआ जिसे कि हम लोग 3 कर्नाटक युद्ध देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, और तीनों जो युद्ध जिस संधि के तहत समाप्त हुआ, एक्सलास प्लस संधि,
एक सलासेपल की संधि, दूसरा कर्नाटक की संधि, सॉरी पांडिचेरी की संधि, तीसरा आपका हो गया पेरिस की संधि। तो ये तीनों संधि ये कैसे कैसे ये संधि हुई, कब कब हुई, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग इससे भी बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, और वो लोग वीडियो में ही वो पूरा याद होगा, साइट से अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के वो दोनों मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। चलिए ठीक, अब अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।